तो दोस्तों, मैं हूं दीनदयाल तकदी। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सिग्मा 3D से क्लासेस पर, जिस पर आज एक हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी किताबों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि जैसे हम पढ़ेंगे अंक, संख्याएँ, प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ या पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और साथ के साथ में हम ये भी देखेंगे कि शून्यतर पूर्णांक, धन्यतर पूर्णांक, ऋणतर पूर्णांक, इनके बारे में एक साथ हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। और साथ में सम संख्याएं या विषम संख्याएं भी क्या होती हैं। और साथ में इन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो कि है गुणज, गुणनखंड, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती हैं। इनको अपन सह उदाहरण सहित हम देखेंगे कि क्या होते हैं, किस प्रकार हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ के साथ में ये भी देखेंगे कि सार गुणज, सार गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, ये क्या होते हैं। और अंत में हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको इसके बारे में पूरा परिचित कराया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक के साथ में। तो बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति का मतलब जिसमें ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं और उसके विशेष गुणों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, संख्या पद्धति हो जाएगी। अब बात है अंक की। अंक यानी कि किसी संख्या पद्धति को समझने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के संकेतों की आवश्यकता होती है। तो उन संकेतों को हम क्या कहेंगे, अंक, जो कि कौन से हैं, ये 10 अंक हैं, जो कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक हैं। अब इन अंकों को मिला करके हम क्या करेंगे, संख्याओं का निर्माण करेंगे। जैसे मान लो कोई से भी इसमें से अंक उठा लिए, उन अंकों को उठा करके हम क्या करेंगे, उनको साथ में रख दिया और उनसे क्या बना दिया, संख्याएं बना दी। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ले लिया कि एक अंक ले लिया 2, एक अंक ले लिया 3, इनको मिला करके मैंने संख्या बनाई, तो वो कौन सी बनी, 23। और इस संख्या में इस वाले पद को हम क्या बोलेंगे, इकाई का अंक, और इसको बोलेंगे हम दहाई का अंक। वैसे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे कुल मिलाकर के एक संख्या बन जाएगी। तो इन अंकों को मिला करके हम संख्या बना सकते हैं। तो अब क्या है, हमने क्या किया कि इन अंकों को मिला करके ढेरों सारी संख्याएं बना ली, जो कि जैसे मान लो 0 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 करते करते जितनी भी संख्याएं सारी बना ली। जितनी संख्या बनाई, अब संख्याओं में से अपन क्या करेंगे, कुछ संख्याएं छांट छांट करके हम निकालेंगे कि इस प्रकार की संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलें और इस प्रकार की संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलें। तो उसमें सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है कि जैसे मान लो हम किसी वस्तुओं को गिन रहे हैं, मान लो किसी कमरे में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उन व्यक्तियों की संख्या बतानी है कि कितने व्यक्ति हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको गिनना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, जितने भी वो व्यक्ति होंगे उनको गिन करके हम उनकी संख्याएं बता देंगे कि इस कमरे में इतने व्यक्ति बैठे हैं। तो किसी भी प्रकार की वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्याएं काम में ली जाती है, वो कौन सी हो जाएगी, प्राकृत संख्याएं। जैसे मान लो मैं अगर आपको लिए बोल दूँ कि मेरे इस हाथ में कितने मार्कर हैं, तो अपन गिन के बता सकते हैं कि 1, 2 और 3 मार्कर है। तो इनको गिनने के लिए मैंने जो संख्याएं काम में ली है, वो संख्याएं कौन सी हो गई, प्राकृत संख्याएं हो गई। अब प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम कैपिटल N काम में ले रहे हैं, तो इन प्राकृत संख्याओं को हम क्या करेंगे, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है कि इसको, इस समूह को हम किस रूप में प्रदर्शित करें, तो इसका कैपिटल N अपन ने काम में लिया और इन कैपिटल N में वे संख्याएं लिखेंगे जो प्राकृत संख्या होंगी। जो शुरू कहाँ से हो रही है, किसी वस्तु को गिनने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, कि मान लो मेरे हाथ में अगर मान लो मार्कर गिनने होते हैं, तो मैं कहाँ से शुरू करता, 1, 2, 3, शुरू कहाँ से किया हमने, 1 से। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए हम कैपिटल N काम में लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 और करते करते हम यहाँ इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे। और ये कहाँ तक चली जाएगी प्राकृत संख्याएं, आप किसी प्रकार की वस्तुओं को कहीं तक भी गिन सकते हैं। जैसे मान लो करोड़ों संख्या हो सकती है, लाखों हो सकती है, इसका मतलब वो कई तक, मतलब अपन इन संख्याओं की, मतलब जहाँ तक है वस्तुएं कितनी भी हो सकती है। तो प्राकृत संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। तो ये प्राकृत संख्याएं जो है अनंत तक चलती जाती है, यानी कि कितनी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो है, उसमें अपने जो वस्तुओं को गिना, तो 1, 2, 3, 4 गिना, इसका मतलब इस संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं है। यानी कि जैसे मान लो 1.1, 1.2 इस प्रकार की संख्या इसमें शामिल नहीं है। प्राकृत संख्याओं को जो है हम अनंत तक गिनते जाएंगे और कैपिटल N से इनको प्रदर्शित करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुओं को गिनने के लिए हमने जो संख्याएं काम में ली है, वो कौन सी है, सारी की सारी धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या हैं। इनके आगे मैंने प्लस अगर नहीं भी लगाया, तो ये प्लस वाली संख्या मानी जाएगी। अब
बात करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बात पूछूं कि मेरे हाथ में अब मार्कर कितने हैं, तो इसका मतलब इसमें एक भी मार्कर नहीं है। इस हाथ में अगर एक भी मार्कर नहीं तो इस खाली जगह को हम क्या बताएं। मान लो किसी कमरे में मान लो कुछ व्यक्ति थे, हमने उनकी संख्या बता दी। अगर मान लो कमरा खाली हो, अब उनकी हमें पूछ लिया जाए कि उस कमरे में कितने व्यक्ति हैं, तो हम कितना बताएंगे, कमरा खाली है। तो खाली जगह को बताने के लिए यहाँ पे एक संख्या की आवश्यकता पड़ी जो इसमें है ही नहीं। यानी कि जैसे मान लो खाली कमरे को बताने के लिए हम एक बता रहे हैं, दो बता रहे हैं, तीन बता रहे हैं, तो संख्या होगी कि इसमें एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। तो खाली कमरे को बताने के लिए एक जीरो की कमी की आवश्यकता पड़ी। तो अगर इस प्राकृत संख्याओं में केवल और केवल जीरो और शामिल कर दें, यानी कि इसमें आप जीरो और शामिल कर दें, तो कौन संख्याएं बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमने पास में जितनी भी प्राकृत संख्याएं थी उसमें केवल और केवल क्या शामिल किया, शून्य शामिल किया। तो शून्य शामिल किया तो वो कौन सी संख्याएं बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। अब पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे W ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। और ये पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक चलती जाती है। तो इसमें केवल और केवल क्या आ गई, ये धनात्मक संख्याएं भी आ गई और साथ के साथ में जीरो भी आ गया। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी प्रकार से, जैसे मान लो कहीं पर कोई वस्तु में कोई संख्या गिनने में ही नहीं आ रही, यानी खाली जगह है, तो खाली जगह को हम इस जीरो से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली संख्या की, जो कि है हमारे पूर्णांक। तो चलिए चर्चा करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा यह है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। अब इसको अपनी खुद की भाषा में हम समझ के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो हमें कई बार जैसे मान लो कोई सीढ़ी है, उस सीढ़ी से ऊपर की दिशा हमें बतानी है कि कितनी सीढ़ियाँ ऊपर चले गए। तो जैसे मान लो 4 या 5 सीढ़ियाँ हम ऊपर गए थे। अब 4 या 5 सीढ़ियाँ अपन गए तो 1, 2, 3, 4, 5 हम करके काउंट कर लिए। अब अगर उन सीढ़ी से हम नीचे की ओर आने, तो नीचे की ओर आने के लिए हम उस सीढ़ी को क्या बताएं, उस सीढ़ी से हम ऊपर की ओर जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 सीढ़ी बता दी। तो नीचे आने के लिए 1, 2, 3, 4 बताएं, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। इसमें ऊपर जा रहे हैं तो इस संख्या में, और नीचे आ रहे तो इस संख्या में कैसे हम अंतर बतावें। तो उन अंतर को बताने के लिए इन संख्याओं को धनात्मक चिन्हों और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया। तो जैसे मान लो अगर इस प्रकार की कंडीशन को समझाने के लिए अगर मैं बोल दूं कि +1, +2, +3, इसका मतलब हो गया कि हम ऊपर की ओर सीढ़ी में जा रहे हैं। और अगर मैं इसकी जगह बोल दूं कि हम 3 सीढ़ियाँ -3 सीढ़ी गए, -3 सीढ़ी का मतलब हो गया कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो प्लस और माइनस ये दर्शाता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या कर लिया कि चिन्हों को भी शामिल कर दिया कि इसमें प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या दोनों को ले लिया। तो इन संख्याओं को क्या बोल दिया, पूर्णांक संख्याएं बोल दिया। अब पूर्णांक संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर का हमने आई ले लिया। तो कई बार क्या होता है कि आई की जगह कई बार अधिकांशतः 90% क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पूर्णांक संख्याओं को हम आई या इस जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार के। अब क्या है कि जितनी भी पूर्ण संख्या, उन संख्याओं को हमने प्लस और माइनस से दर्शा दिया। तो किस प्रकार दर्शाएंगे, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया 0, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये संख्या आगे चलती जाएगी। अब ये संख्याओं के आगे मैंने प्लस नहीं लगाया, इसका मतलब धनात्मक संख्याएं हैं। अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हैं। अब बात करते हैं ऋणात्मक की। तो इधर -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते ये संख्याएं इधर भी माइनस अनंत की ओर भी चलती जाएगी। अब इसमें क्या है, जैसे मान जितनी पूर्ण संख्या थी हमने प्लस और माइनस दर्शा दिया। मान लो इसके आगे चिन्ह लगाना चाहे तो हम चिन्ह लगा देते हैं। ये प्लस वाली संख्या है और इधर माइनस वाली संख्या है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इन संख्याओं के आगे प्लस लगाया, जो कि कौन सी है, धनात्मक संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। और इन संख्याओं के आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, तो ये कौन संख्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। परंतु यहाँ पर मैंने 0 के आगे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगाया। ये 0 ना तो कभी धनात्मक होता है ना कभी ऋणात्मक होता है। हाँ, ये विशेष कर ध्यान देने वाली बात है कि 0 ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। बाकी 0 के अलावा जितनी भी इधर संख्याएं सारी की सारी प्लस में भी है, तो वो सारी की सारी माइनस में भी है। तो इन जो प्लस वाली संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के इधर जो संख्याएं जा रही है, इन संख्याओं को हमने कौन सा बोल दिया, धनात्मक पूर्णांक बोल दिया। और ये तो शून्य है ही है, जो कि ना तो धनात्मक होता है
और ना ही ऋणात्मक होता है। ये विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं इस साइड की संख्याओं की, जो कि माइनस वाली संख्या है, जिनके आगे हमने माइनस लगाया, तो यहाँ से लेकर के इस माइनस अनंत की ओर जो संख्याएं बढ़ रही है, ये संख्याएं कौन सी कहलाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। ये क्या हुई? पूर्णांक संख्याएं हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी धन संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, उसको धनात्मक और ऋणात्मक दिशा आपने दर्शाया, धनात्मक और ऋणात्मक रूप से दर्शाया, तो संख्याएं कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में संख्याएं दे रखी है, पूर्णांक संख्या, तो इन पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन सी है? तो हम यहाँ पे अगर बताएंगे तो इधर हम जैसे जैसे जाएंगे तो संख्या 1, 2, 3 आगे जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। तो संख्याओं में इधर जैसे वापस उल्टा आएंगे तो 5, 4, 3, 2, 1, तो इधर आया तो हमें कौन संख्या मिल रही है? छोटी संख्याएं मिल रही है। तो इन धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है पूर्णांक में? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी हुई धनात्मक में? 1। और अगर हम इधर से इधर आगे मतलब दाईं तरफ अगर बढ़ रहे हैं, तो दाईं तरफ बढ़ने पर हमारे पास में संख्याएं कौन सी मिल रही है? बड़ी से बड़ी संख्या मिल रही है। तो इन सभी ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी हुई? -1 हुई। अब कंडीशन ये आती है कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो बड़ी संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक है, उन सभी ऋणात्मक पूर्णांक से जीरो क्या हुआ? बड़ा हुआ। और जीरो से भी बड़ी कौन सी हो गई? धनात्मक पूर्णांक हो गई। और जीरो जो है इन धनात्मक पूर्णांक से छोटा हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीरो जो जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक होगी उनसे तो बड़ा होगा, और जितनी भी धनात्मक पूर्णांक जीरो जो है जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक होगी उससे तो बड़ा होगा, और जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होगी उनसे छोटा होगा। अब बात करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास में किताबों में ये भी आता है कि शून्येतर पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है, धनेतर पूर्णांक क्या होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो इस पूरी संख्याओं को, जितनी भी पूर्णांक संख्या है, उन पूर्णांक संख्याओं को हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो इन ऋणात्मक पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो ऋणात्मक पूर्णांक को या तो आई, और आई के ऊपर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस, या फिर हम क्या करेंगे? जेड लिख दो, जेड के ऊपर क्या लगा दिया? माइनस। यानी कि ये किसको प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। और धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखेंगे? जेड के ऊपर प्लस, या फिर आई के ऊपर हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। यानी कि धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने का ये क्या है? तरीका है। अब जैसे मान लो हमारे पास में कई बार ऐसे लिखा आएगा कि शून्येतर पूर्णांक क्या होते हैं। तो शून्येतर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? हमेशा हमें ये ध्यान देना है, देखो शून्य एक अलग चीज़ है, धनात्मक पूर्णांक एक अलग चीज़ है, ऋणात्मक पूर्णांक एक अलग चीज़ है, परंतु यहाँ पर ऋणात्मक नहीं, ऋणेतर पूर्णांक अगर आ जाए तो क्या होगा, या धनेतर पूर्णांक आ जाए तो क्या होगा? तो शून्यतर, जिसके आगे यहाँ पे तर लगा हुआ, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि शून्यतर पूर्णांक का मतलब है जितने भी पूर्णांक है उनमें से केवल शून्य को हटाना है। तो जितने भी पूर्णांक उसमें से हम शून्य को हटा देंगे तो हमारे पास में कौन सा बचेगा? यानी कि हमारी कुल मिला के हमारी बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि शून्य को छोड़ करके जितने भी पूर्णांक बचते हैं वो सारे पूर्णांक क्या कहलाएंगे? शून्येतर पूर्णांक कहलाएंगे। यानी कि नॉन जीरो नंबर, यानी नॉन जीरो इंटीजर नंबर जो है वो क्या कहलाएंगे? शून्येतर पूर्णांक। यानी जीरो को, यानी जीरो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इस जीरो को छोड़ दिया। जीरो को छोड़ने के बाद में हमारे पास में एक तो धनात्मक पूर्णांक बचे और एक ऋणात्मक पूर्णांक बचे। इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? शून्येतर पूर्णांक बोलेंगे। यानी कि शून्येतर पूर्णांक का मतलब हुआ शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़कर शेष सभी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाएंगे? शून्येतर पूर्णांक कहलाएंगे। अब बात करते हैं शून्येतर के बाद में धनेतर पूर्णांक की। तो जैसे ही शून्येतर पूर्णांक की हमने बात की, वैसे धनेतर पूर्णांक में भी क्या होगा कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उनको छोड़ना है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू हो रहे हैं? एक से लेकर के इधर प्लस अनंत की ओर जा रहे हैं, तो इन सभी धनात्मक पूर्णांक को हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास में क्या बचा? जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक बचा। तो जीरो भी ले लिया और साथ के साथ में हमने क्या ले लिया? ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया। तो इन दोनों को मिला करके जो है वो क्या कहलाएंगे? धनेतर पूर्णांक कहलाएंगे। धनेतर पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक को छोड़ना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांक को छोड़कर
शेष सभी पूर्णांक क्या कहलाएंगे? धनेतर पूर्णांक कहलाएंगे। तो इसी प्रकार अब बात आती है ऋणेतर पूर्णांक की। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं कि जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उन ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ करके जितने भी हमारे पास में पूर्णांक बचते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? ऋणेतर पूर्णांक कहलाएंगे। यानी कि कौन से बचे? जीरो और धनात्मक पूर्णांक बचे। यानी कि जीरो और धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है उन पूर्ण संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? ऋणेतर पूर्णांक कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़कर शेष सभी पूर्णांक ऋणेतर पूर्णांक कहलाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने कंडीशन देखी थी कि जैसे मान लो प्राकृत संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्याएं कहाँ से होती है? एक से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करते करते वो अनंत तक चलती जाती है। अब इन प्राकृत संख्याओं में हमने क्या किया? केवल और केवल जीरो शामिल किया तो वो संख्याएं कौन सी बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। और जैसे ये पूर्ण संख्या इन पूर्ण संख्याओं में हमने क्या कर दिया कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं ले ली। जैसे यहाँ पे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कैसे लिखेंगे? जेड यहाँ पे प्लस जीरो लिख दिया, जीरो के बाद में प्लस और माइनस लगा दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं वैसे ही यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं भी है, तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो हम ऐसे क्या लिखेंगे कि प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 और ऐसे अनंत तक जा सकती है। माइनस का अनंत और प्लस का अनंत शामिल में आ गया। तो अब इसमें कंडीशन देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं सारी की सारी इसमें हैं, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनको क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। अब जितनी भी प्राकृत संख्याएं उनको पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, तो क्या हम जितनी भी पूर्ण संख्या उनको प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इन पूर्ण संख्याओं में एक संख्या ऐसी भी है जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं उनको हम प्राकृत संख्याएं कभी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित नहीं है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उन सभी को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, परंतु जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। अब बात आती है पूर्णांक की कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो इसमें शामिल है, बिल्कुल है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो इसमें है, बिल्कुल है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हो या पूर्ण संख्याएं हो उनको हम पूर्णांक संख्याएं भी कह सकते हैं। परंतु जितनी भी पूर्णांक संख्याएं क्या उनको हम पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं भी हैं जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं है, जो कि प्राकृत संख्याओं में भी नहीं है। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं उन सभी पूर्णांक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते हैं। ये विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। तो वो इसमें देखते हैं कि जैसे हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं पढ़ी, इन सभी संख्याओं में जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं वो इसमें शामिल हमने नहीं की, और जितनी भी बटे वाली यानी कि भिन्न संख्याएं हैं वो भी इसमें हमने शामिल नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांक संख्याओं में दशमलव संख्याएं शामिल नहीं होती है और ना ही इसमें भिन्न संख्याएं शामिल होती है। यानी कि इसमें केवल और केवल अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो केवल और केवल सिंपल संख्याएं, जैसे कि मान लो प्राकृत संख्याओं तो सिंपल 1 2 3 4 गिनती जो प्लस वाली संख्या है वो शामिल हो गई, और पूर्ण संख्या में केवल जीरो और ऐड हो गया, और पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली जो सिंपल संख्या है जैसे 1 2 3 4 यानी बिना दशमलव वाली जो संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 माइनस की और 1 2 3 4 जो प्लस की है और जीरो, ये वाली संख्याएं शामिल हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने संख्या पद्धति में अंक, संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपने जितने भी मित्रगण हैं उन सभी मित्रों तक शेयर जरूर करें, और आगे आने वाले सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिले तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियो में हम इसके संख्या पद्धति के अगले टॉपिक के बारे में भी देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।